आ जाओ। देखो कल कल हम लोग क्या पढ़े बताओ, कल पहले क्या हम लोग पढ़े थे तुम्हारा, कल का थ्योरी का नाम बताओ जो बिहेवियरलिज्म में पढ़े थे कल हम लोग, सिस्टम हाँ, कल अप्रोच। behaviorism कल पर system सिस्टम approach। अप्रोच पढ़े थे, ठीक है ना, कल सिस्टम अप्रोच पढ़े थे, सिस्टम अप्रोच पढ़े थे, आयर में हम लोग सिस्टम अप्रोच पढ़े थे, ठीक है ना, आयर में हम लोग क्या पढ़े थे, सिस्टम अप्रोच। आ जाओ, अब पढ़ेंगे कम्युनिकेशन थ्योरी आयर में, आ जाओ पढ़ते हैं कम्युनिकेशन। Communication theory as a framework originally developed the mathematics and engineer। Communication theory जो आया मेन, ये मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग में आया है। इसको नॉर्बर्ट विनर ने, ठीक ना, नॉर्बर्ट विनर ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में। अभी मैं पढ़ाऊंगी यहाँ पे क्या है, देखो हम लोग उस दिन पढ़े थे कि साइबरनेटिक थ्योरी कौन दिया था, कार्ल ड्यूज ने दिया था। मैं उस दिन पढ़ाई थी तो क्या बोली थी कि कार्ल ड्यूज ने दिया था साइबरनेटिक, लेकिन इसको पॉलिटिकल साइंस में कम्युनिकेशन थ्योरी को किसने यूज किया था, तो नॉर्बर्ट विनर ने। हैज बीन अप्लाइड टू पॉलिटिकल साइंस अंडरटेकिंग डिसीजन मेकिंग कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन फ्लो पॉलिटिकल सिस्टम। देखो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो कम्युनिकेशन थ्योरी वो आया कहाँ है, मैथमेटिक्स में और इंजीनियरिंग में, ठीक है। लेकिन इसको पॉलिटिकल साइंस में इसको पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है ना, इसे पॉलिटिकल साइंस में यूज किया। अभी मैं बताऊंगी, पहले यहाँ से आती हूँ उसके बाद बताऊंगी। देखो नॉर्बर्ट विनर जो है 1948 में, एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर इस पढ़ा रही हूँ जो, हाँ देखो इसको 1948 में, ठीक है, साइबरनेटिक थ्योरी को इंट्रोड्यूस करते हैं नॉर्बर्ट विनर। देख लो पहले नॉर्बर्ट विनर, कार्ल ड्यूज नहीं है, सॉरी कार्ल ड्यूज नहीं है, अभी कार्ल ड्यूज का काम नहीं आएगा, उसके बाद में आएगा। पहले नॉर्बर्ट विनर, मैं इसको पहले भी तुम लोगों को पढ़ाई थी। नॉर्बर्ट विनर जो है ना, कम्युनिकेशन थ्योरी में पढ़ाई थी मैं, कम्युनिकेशन थ्योरी में मैं नॉर्बर्ट विनर पढ़ाई थी। नॉर्बर्ट विनर जो है वो साइबरनेटिक थ्योरी को इंट्रोड्यूस करते हैं, इनको फादर ऑफ साइबरनेटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनका बुक का नाम है साइबरनेटिक कंट्रोल कम्युनिकेशन इन द एनिमल एंड मशीन। एग्जाम में पूरा बुक नहीं आता, सिर्फ साइबरनेटिक्स आता है। ये एग्जाम में आया हुआ है मैचिंग में कि साइबरनेटिक्स किसका है, तो नॉर्बर्ट विनर का है, नॉर्बर्ट विनर का, ठीक है। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द कम्युनिकेशन एज ए कंट्रोल। कम्युनिकेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, फीडबैक लूप, इस सब के बारे में ये बात करते हैं, ठीक है ना। He applied mathematical model understood how information is transmit and regulate। ये जो नॉर्बर्ट विनर है ना, ये बोल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करता है, इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह रेगुलेट होता है, ठीक है। इन्होंने ये बात बताया, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा डब्ल्यू रॉस एजबे जो है, इन्होंने भी साइबरनेटिक के बारे में दिया था, सिस्टम थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ये जो है ना, ये अप्लाई करते हैं कम्युनिकेशन मॉडल को, ये भी कम्युनिकेशन मॉडल को आयर में यूज करते हैं, ठीक है ना, डब्ल्यू रॉस एजबे, ठीक है। इन्होंने भी साइबरनेटिक कॉन्सेप्ट को यूज किया था, लेकिन साइबरनेटिक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किसने सबसे पहले किया था, नॉर्बर्ट विनर ने, ठीक है ना। इसलिए नॉर्बर्ट विनर को फादर बोला जाता है साइबरनेटिक थ्योरी का। यहाँ पे आ जाओ, अब हम लोग को यहाँ पे पढ़ना, देखो हम लोग क्या पढ़े कि जो मैथमेटिक्स में और इंजीनियरिंग में नॉर्बर्ट विनर जो है कम्युनिकेशन थ्योरी लाते हैं, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में आयर में सबसे पहले कौन लाता है, ये हम लोग को पढ़ना है। आ जाओ, कार्ल ड्यूज जो है वो पॉलिटिकल साइंस में कम्युनिकेशन को अप्लाई करते हैं, कार्ल ड्यूज, ठीक ना। नॉर्बर्ट विनर लाते हैं, याद रखना नॉर्बर्ट विनर साइबरनेटिक थ्योरी को लाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में कम्युनिकेशन थ्योरी को यूज कौन करता है, तो कार्ल ड्यूज, ठीक है। आर्ग्यू गवर्नेंस नॉट ए जस्ट अबाउट पावर। ये कार्ल ड्यूज बोल रहे हैं ना, गवर्नमेंट सिर्फ पावर नहीं है, गवर्नमेंट सिर्फ पावर नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट पता है क्या है, सोसाइटी पता है क्या, स्टीयरिंग सोसाइटी थ्रू फीडबैक एंड इंफॉर्मेशन। सोसाइटी और गवर्नमेंट जो है ना, वो बिल्कुल स्टीयरिंग, ये स्टीयरिंग मतलब जो चक्का इस तरह से ऐसे ऐसे घुरता है ना, वैसे ही चलता है, फीडबैक के थ्रू गवर्नमेंट चलता है, इंफॉर्मेशन के थ्रू। पॉलिटिकल सिस्टम गवर्नमेंट जो चलता है ना, वो इंफॉर्मेशन के थ्रू ऐसे ऐसे स्टीयरिंग के थ्रू चलता है, ठीक है ना। इनका जो व्यू था ना, ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स इज ए कम्युनिकेशन सिस्टम,
ठीक ना। कार्ल ड्यूज बोल रहे हैं पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, जहाँ पे इनपुट होता है पब्लिक ओपिनियन, डिमांड, और वही प्रोज आउटपुट होता है पॉलिसी। ये क्या बोल रहे हैं कि सुनो, कम्युनिके ये पॉलिटिक्स जो है ना वो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जहाँ पे जैसे बोल रहे हैं कि देखो, जो पब्लिक ओपिनियन होता है ना वो इनपुट होता है, ठीक है, और जो पॉलिसी निकल के आती है ना वो बिल्कुल आउटपुट होता है। तो पॉलिटिक्स भी एक कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। फिर इन्होंने एक वर्ड यूज किया, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन किसने यूज किया, तो ड्यूज ने यूज किया, कार्ल ड्यूज ने। साइबरनेटिक्स किसने यूज किया, नॉबेल विनर ने। लेकिन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन किसने यूज किया, तो कार्ल ड्यूज ने। पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस में कम्युनिकेशन को किसने यूज किया, कार्ल ड्यूज ने। ये क्या बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये क्या एम्फेसिस कर रहे हैं, इंपोर्टेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, अंडरस्टैंड हाउ पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शन। ये बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं ना, कार्ल ड्यूज बोल रहे हैं ना कि सुनो भाई, पॉलिटिकल सिस्टम में कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज होती है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे एक्सचेंज होती है, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शन करती है, ये बताते हैं। कम्युनिकेशन इज ए सेंट्रल डिसीजन मेकिंग, फीडबैक, एडॉप्शन एंड गवर्नमेंट। बोले जो गवर्नेंस होता है ना, गवर्नेंस वो कैसे चलता है, डिसीजन मेकिंग के थ्रू, फीडबैक के थ्रू, एडॉप्शन के थ्रू। मतलब बोले ये जो गवर्नमेंट है ना ये बिल्कुल कम्युनिकेशन सिस्टम है। कैसे, कोई बोला इनपुट हुआ, फिर डिसीजन लिया जा रहा अंदर, फिर फीडबैक आ रहा, फिर अडॉप्ट किया जा रहा, तो बिल्कुल कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू चलता है। तो ये क्या बोले, देखो, स्टीयरिंग एज द कोर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। बोले पॉलिटिकल सिस्टम ये स्टीयरिंग है। ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, ये बोले जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना वो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग, ठीक है ना। नॉट मैं नॉट मेयरली एग्जैक्टिंग पावर। बोले ये सिर्फ पावर नहीं है बाबा, ये स्टीयरिंग, स्टीयरिंग। पॉलिटिकल सिस्टम को मशीन बोले, पॉलिटिकल सिस्टम लाइक मशीन। पॉलिटिकल सिस्टम एक मशीन है, और गवर्नमेंट जो है ना उस मशीन का चक्का है, स्टीयरिंग मशीन है। गवर्नमेंट स्टीयरिंग मशीन है, लाइक ए रडर ऑफ शिप है, रडर ऑफ शिप। मतलब ये जो मशीन, पॉलिटिकल सिस्टम मशीन है, गवर्नमेंट जो है स्टीयरिंग मशीन है, चलाने वाला है ना, चला रहा उसी से, ठीक है ना। और यहाँ पे फीडबैक पे फोकस किया जाता है ना। पॉलिटिकल एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू एडजस्ट बेस्ड ऑन द न्यू इंफॉर्मेशन एंड चेंजिंग कंडीशन। बोले जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी कंडीशन चेंज होगा, ये सब फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर ही होगा, है ना। तो बोले कि अब तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन वर्ड को यूज किसने किया, तो कार्ल ड्यूस, है ना। कौन बोल रहा कि कौन बोला कि पॉलिटिकल सिस्टम मशीन है, तो कार्ल ड्यूस। कौन बोला कि पॉलिटिकल सिस्टम मशीन है और गवर्नमेंट जो है स्टीयरिंग मशीन है, कौन बोला, कार्ल ड्यूस, है ना। रीडर ऑफ शिप के जैसा काम करता है गवर्नमेंट। अब कैसे करता हम लोग देखेंगे, अभी देखेंगे। फिर इन्होंने बोला कि सुनो भाई, गवर्नमेंट खाली वही तक नहीं है, इससे क्या होता है, सिक्योरिटी कम्युनिटी आ जाती है। बोल रहा है कि सिक्योरिटी कम्युनिटी, अभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिक्योरिटी कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया। हम कार्ल ड्यूस का दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एक तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन पढ़े पहले पेज में, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी कम्युनिटी। ये जो ड्यूज क्या बोल रहे, ड्यूज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ड्यूज इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ ट्रांजेक्शनल रिलेशन, इकोनॉमिक, कल्चर एंड सोशल आइडियाज। बोले ना कि जब एक कंट्री, दो कंट्री, तीन कंट्री, चार कंट्री, पांच कंट्री, छह कंट्री, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हैं, इकोनॉमिक शेयर कर, इकोनॉमिक ट्रेड कर रहे हैं, कल्चर शेयर कर रहे हैं, सोशल टाइज हो रहे हैं, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, है ना। तो इससे क्या हो रहा, एक तो पीस बन रहा, और दूसरा क्या हो रहा, ट्रांजेक्शनल रिलेशन हो रहा। तो इससे क्या हो रहा, सिक्योरिटी कम्युनिटी हो रहा, सिक्योरिटी कम्युनिटी, बातचीत हो रहा, तुमको सिक्योरिटी हो रहा। जब तुम एक कंट्री दूसरी कंट्री से बातचीत करोगी, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अपना कल्चर शेयर करेगी, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अपने आइडिया शेयर करेगी, तो वो कंट्री आपस में कभी लड़ाई नहीं करेगी, तो तुमसे उससे क्या होगा, सिक्योरिटी कम्युनिटी मिल जाएगा। देखो, एक ग्रुप ऑफ स्टेट वेयर वार बिकम अनथिंकेबल। इस तरह का जब स्टेट होगा ना, तो वहां पे जब सिक्योरिटी ऑफ कम्युनिटी होगी, है ना, सिक्योरिटी ऑफ कम्युनिटी होगी ना, जब सिक्योरिटी ऑफ कम्युनिटी होगी ना, तो कंट्री आपस में लड़ाई नहीं करेगी, यारे वैल्यू करेगी, ट्रस्ट करेगी, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन करेगी। जैसे मैं एग्जांपल कर भी दी थी कि जैसे कि मैं क्या बोली, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट क्या है, एक मुस्लिम कंट्री है, इंडिया क्या है, एक हिंदू कंट्री है ना।
लेकिन मिडिल ईस्ट में भी तुम्हारा देखा गया कि होली दिवाली बनाया गया, दीपावली मनाया गया, है ना। और तो ये क्या है, तुम्हारा कल्चर शेयर हो रहा, एक दूसरे का कल्चर शेयर हो रहा, टाई शेयर हो रहा। तो इससे क्या हो रहा, तुम्हारा इंट्रीग्रेटेड कम्युनिकेशन हो रहा। तो इससे तुम्हारा सिक्योरिटी कम्युनिकेशन होगा। सिक्योरिटी कम्युनिकेशन, कम्युनिटी का मतलब क्या, कि लड़ाई नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, वार नहीं होगा। बातचीत करने से देखो क्या हुआ, बातचीत के थ्रू तुम क्या कर रही हो, पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है ना। तुम अपने इकोनॉमिक ट्रेड की, मिडिल ईस्ट क्या करती है, इंडिया के, मिडिल ईस्ट इंडिया के साथ ट्रेड करती है, तुम्हारा ऑयल का ट्रेड करती है, कल्चर शेयर करती है, सोशल टाइज होता है। बहुत सारे लोग इंडिया के जाके मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, है ना। सोशल टाइज भी हो रहा है, एक्सचेंज। तो एक तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है आपस में, दोनों कंट्री के बीच में। तो सिक्योरिटी कम्युनिटी मिला, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि हमको मिडिल ईस्ट से कितना फायदा है और हमको इंडिया से कितना फायदा है ना। इंडिया के लोग आके मेरे कंट्री में काम कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा सिक्योरिटी कम्युनिटी बोल रहा, तो वार नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखो पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी कितना जरूरी है। ठीक है, तो सिक्योरिटी कम्युनिटी तुम्हारा क्या हो रहा है, वार को कम कर रहा। ठीक है ना, वार को कम कर रहा। आज अगर हम लोग पाकिस्तान के साथ ट्रेड करते, है ना, आज हम लोग पाकिस्तान के साथ ट्रेड करते, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ आते जाते, तो हम लोग वहां से भी हो सकता है ठीक होता। लेकिन पाकिस्तान के साथ रिलेशन ठीक नहीं है ना, रिलेशन ठीक नहीं है, अच्छा रिलेशन नहीं है। चाइना के साथ भी उतना कोई खास नहीं, लेकिन यूएस के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, रशिया के साथ अच्छा है, इंडिया का रिलेशन है, मिडिल ईस्ट के साथ अच्छा रिलेशन है, अफगानिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन है। क्यों, क्योंकि हम लोग अपना कल्चर, हम लोग इकोनॉमिक ट्रेड करते हैं उन लोगों के साथ, कल्चर करते हैं, सोशल करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोगों को क्या मिलता है, जब हम लोग एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जब दोस्ती करते हैं, तो क्या मिलता है, सिक्योरिटी कम्युनिटी मिलता है। तो वो कैसे क्या मिलता है, बातचीत करके, कम्युनिकेशन करके मिलता है। नरेंद्र मोदी देखते हो मिडिल ईस्ट जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी यूएस जाते हैं, यूएस का तो वहाँ यूएस भी गया था। तो उससे क्या होता है, बातचीत होता है, बातचीत से क्या हो रहा है, सिक्योरिटी कम्युनिटी मिल रहा है। ओके, ये बोले पॉलिटिकल सिस्टम के 3 एलिमेंट है, इनोवेशन, ग्रोथ, चेंज। अकॉर्डिंग टू कार्ल ड्यूज बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में ना, इनोवेशन करने से क्या होता है, तुम्हारा न्यू न्यू चीज जनरेट होगा, न्यू आइडिया चैलेंज, न्यू न्यू आइडिया को तुम अडॉप्ट करोगे। इससे क्या होगा, तुम्हारा कैपेसिटी एक्सपांड होगा, इंप्रूव होगा, इंस्टीट्यूशनल फंक्शन हो, जैसे तुम देखी होगी अभी क्या हो रहा है, तुम्हारा पॉलिटिकल सिस्टम, तुम इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम जब यूज की, तुम कम्युनिकेशन वाला पॉलिटिकल सिस्टम यूज की, तो क्या हुआ, चलो, कल मैं इतना दूर तक पढ़ा चुकी थी कि कार्ल ड्यूज ने दो दो चीज यूज किया था। एक तो तुम्हारा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, है ना, एक तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन उन्होंने यूज किया था। ठीक है ना, सिक्योरिटी लेकिन हाँ, कार्ल ड्यूज ने क्या दो शब्द में बोली थी कि उन्होंने यूज किया था, एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन था। और दूसरा सिक्योरिटी। हाँ एक कॉमी हाँ एक सिक्योरिटी कम्युनिकेशन। ठीक है, बिल्कुल सही बोली, सॉरी। हाँ, ये सिक्योरिटी कम्युनिटी, ठीक है, एक था सिक्योरिटी कम्युनिटी। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसके बाद इसको डिलीट करके मैं नया स्टार्ट करूँगी। देखो, कार्ल ड्यूज का जो कम्युनिकेशन थ्योरी, उसके कुछ फीचर्स है ना, उसके कुछ फीचर्स है। देखो, ये तुम लोगों को खाली थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन जो याद करना वो अभी आएगा। ठीक है, जो याद करना वो मैं बता दूं। देखो, कार्ल ड्यूज का जो कम्युनिकेशन थ्योरी है, उसके कुछ की फीचर्स है। ये बोलते हैं साइबरनेटिक्स। देखो, ये साइबरनेटिक्स ने यूज किसने किया था, नोबेल विनर ने यूज किया था। मैं बार बार बोल रही थी कि साइबरनेटिक्स किसने लाया था, तो नोबेल विनर ने, है ना। लेकिन इन्होंने भी फिर इसको यूज किया अभी। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, देखो ये क्या बोल रहे हैं, द साइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल इन सिस्टम, मशीन, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी। ये बोल रहे हैं कि साइबरनेटिक जो है ना, कम्युनिकेशन में बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अब बोल रहे हैं कि जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं एक सोसाइटी में, है ना, या कहीं भी पॉलिटिकल साइंस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे साइबरनेटिक का जरूरत पड़ता है, मशीन का जरूरत पड़ता है। क्यों भाई, क्योंकि जब तुम बात करोगी तो तुमको अपना कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज करने के लिए तुमको मशीन का जरूरत पड़ेगा, तुमको इंटरनेट का जरूरत पड़ेगा, तुमको कम्युनिकेशन का जरूरत पड़ेगा, है ना। ये कोई तुम्हारा मीडियम चाहिए, है ना। तो उसके लिए ये बोलते हैं कि साइबरनेटिक्स होना जरूरी है। उसके बाद बोल रहे हैं कि रेसेप्टर होना जरूरी है। जब तुम कम्युनिकेशन करोगी तो तुम्हारा कोई कम्युनिकेशन को रिसीव करने वाला भी तो होना चाहिए। कम्युनिकेशन में एक इफेक्टर भी होना जरूरी है।
ठीक है ना। मतलब इफेक्टर मतलब कि जब तुम किसी से कम्युनिकेशन कर रही हो तो उस सामने वाला पर्सन पे तो इफेक्ट भी तो पड़ना चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे कि देखो, इफेक्टर का मतलब यूनिट दैट एक्ट रिस्पॉन्ड टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन पॉलिसी मेकर मिलिट्री पुलिस। मतलब कि अगर जैसे तुम एक पर्सन से बात कर रही हो, ठीक ना, एक बात कर रहा बी से, ठीक है ना, तो ये जब तुम्हारे सामने ये पर्सन रहेगा तब तो तुम्हारा बोली का इस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बोल रहे हैं कि सुनो, कम्युनिकेशन थ्योरी में इफेक्टर भी होना जरूरी है। जब मैं किसी से बात करूंगा तो सामने वाला पर तो रिस्पॉन्स भी होने वाला तो जरूरी होना चाहिए। मैं पॉलिसी लाया हूँ, ठीक है ना, मैं कोई पॉलिसी लाया हूँ, समझो ये मेरा पॉलिसी है, तो मेरी पॉलिसी जिस पर्सन पे मैं लाऊंगा तो वो भी तो हो, वो ये बोले भी तो हाँ मैं कैसा पॉलिसी लाया हूँ, कोई रिस्पॉन्ड करने वाला भी तो हो। अच्छा, जब मेरा कम्युनिकेशन जाएगा तो कोई चैनल के थ्रू जाएगा ना, मीडियम होगा तब तो जाएगा, तो ऐसे कैसे जाएगा। जब मैं किसी ए बी से बात कर रहा है तो बात करने के लिए कोई मीडियम तो होना चाहिए ना। तो बोला कि कम्युनिकेशन में चैनल भी होना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे बोले कम्युनिकेशन में साइबरनेटिक होना जरूरी है, कम्युनिकेशन थ्योरी में साइबरनेटिक होना जरूरी है, कम्युनिकेशन में रिसेप्टर होना जरूरी है, कम्युनिकेशन में इफेक्टर होना जरूरी है, कम्युनिकेशन में चैनल चैनल होना जरूरी है। चैनल का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जब कम्युनिकेशन होता है तो कोई सोर्स होना चाहिए, कोई मीडियम होना चाहिए। कम्युनिकेशन कैसे जाएगा, रेडियो के थ्रू जाएगा, न्यूज़पेपर के, इंटरनेट। अभी मैं तुम लोग से कम्युनिकेशन कर रही हूँ तो किसके थ्रू जा रहा है, इंटरनेट के थ्रू। अभी नेट चला जाएगा कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। लोड, कम्युनिकेशन में लोड भी होना जरूरी है, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कितना इंफॉर्मेशन जा रहा है। बहुत ज्यादा लोड होगा तो कम्युनिकेशन नहीं जाएगा। तुम कभी कभी देखना, मैं तुम लोगों को पीडीएफ, अगर बहुत ज्यादा पीडीएफ एक बार भेजूंगी ना तो नहीं जाता एक बार में, वो लिख देगा बहुत ज्यादा हो गया, है ना। हाई लोड हो रहा कि कम लोड हो रहा, अगर ज्यादा होगा तो तुम्हारा फंक्शन रुक जाएगा। लोड कैपेसिटी भी देखना जरूरी है कम्युनिकेशन में। मैं तुम लोगों को मैं इतना पढ़ा दूं, एक दिन में मैं पूरा दिन भर क्लास करा दूं, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या बोलते हैं तुम्हारा कार्ल ड्यूज, कि कम्युनिकेशन में फीडबैक होना जरूरी है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन थ्योरी में फीडबैक होना जरूरी है। लेकिन ये जो फीडबैक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जो निगेटिव फीडबैक होगा ना, ये मेंटेन करेगा स्टेबिलिटी, करेक्ट एरर करेगा, मतलब निगेटिव फीडबैक तुम्हारा गलती को सही करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाए, इसको ये वाला एग्जाम में आता है, ये रटना है, ठीक है ना। देखो, ये एग्जाम में आता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे कार्ल ड्यूज बोल रहे हैं ना कि जब जब नेगेटिव कम्युनिकेशन जो है ना, नेगेटिव कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन का सोल है। नेगेटिव फीडबैक इज द सोल ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी। कार्ल ड्यूज बोल रहे हैं जो नेगेटिव फीडबैक है वो कम्युनिकेशन का सोल है। कैसे, देखो, बोला सबसे पहले कम्युनिकेशन जाता है नहीं, कम्युनिकेशन लोड हो रहा है, कम्युनिकेशन लोड हो रहा है। एग्जाम में ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है सजाने के लिए, ठीक है ना, कि पहले क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुम लोग सॉल्व की होगी। पहले कम्युनिकेशन क्या होता है, पहले कम्युनिकेशन लोड हो रहा है, कितना कम्युनिकेशन जा रहा है। एक बार में मैं हद से ज्यादा तो कम्युनिकेशन नहीं दे दूंगा ना। लेग, कितना कम्युनिकेशन जा रहा, कम्युनिकेशन कितना लेग हुआ, सामने वाला पर्सन ने कितना उसको गेन किया, कितना समझा। ठीक है, देखो, मैं कम्युनिकेशन लोड कर दी, हद से ज्यादा कम्युनिकेशन लोड कर दी। मैं एक दिन में तुम लोगों को बोलूंगी, मैं एक दिन में तुम लोगों को 5-6 टॉपिक पढ़ा, एक दिन में मैं पूरा टॉपिक करवा दे रही हूँ। एक दिन में 100 क्वेश्चन जो आया वो पूरा करवा दे रही हूँ। तुम उसको नहीं लोड कर पाओगी, ठीक है ना। लेग नहीं कर पाओगी, लेग मतलब उसको तुम, ये तुम्हारे पास लेग, लेग मतलब एक्वायर करना। अभी कम्युनिकेशन मैंने लोड किया, तुमने कम्युनिकेशन लिया, उसके बाद तुम गेन करोगी, समझोगी, तब लीड, कम्युनिकेशन कितना लीड हुआ, कितना तुमको समझ में आया। पहले तुमने गेन किया फिर कितना समझ में आया, ठीक है ना। पहले कम्युनिकेशन लोड करता है, लीड का मतलब होता है कम्युनिकेशन तुमने एक्वायर किया, तुमने लिया अभी कम्युनिकेशन, ले के बाद तुम समझ रही हो, उसके बाद लीड, तुमको कितना नॉलेज आया, तुम जब तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन आ जाएगा तुम लीड करोगी कि हाँ ये मुझे, मेरे अंदर नॉलेज आ गया। कहने का मतलब, मेरा बात सुनो, अभी मैं तुम लोगों को क्या पढ़ाई, पंचामृत, पंचामृत। तो अब तुमसे कोई पंचामृत के बारे में बोलेगा कि बताओ पंचामृत कब आया, तो तुम बता सकती हो 2000 की, तुम्हारा कम्युनिकेशन लीड कर रहा है ना। मैं तुमको पढ़ाई जो तुमको समझ में आया, तुमने गेन किया, तुमने समझा, उसके बाद तुम लीड करोगी। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मैं नहीं कुछ रैंडमली, तुम बाहर गई कहीं, किसी से भी तुमसे कोई फ्रेंड पूछी या कहीं इधर डिस्कस हो रहा कि पंचशील क्या था, मुझे नहीं पता पंचशील था, तो मुझे बोली कि पंचशील जो है ना ये एक एग्रीमेंट था जो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ। क्यों, तुम्हारा कम्युनिकेशन लीड हो रहा, ठीक है ना? पहले लोड हुआ तुमको, पहले मैंने तुमको लोड किया, मैंने तुमको इन्फॉर्मेशन दिया,
तुमने लीक किया, तुमने लिया इंफॉर्मेशन, गेन किया, तुमने समझा, समझ के अब तुम लीड करोगी, तो दूसरे को समझाओगी, मतलब अब तुम्हारे अंदर लीड होने का कैपेसिटी आ गया, अब तुम किसी को भी बता सकती हो ये कम्युनिकेशन के थ्रू हुआ। यहाँ पे तुम्हारा कार्लूस बोल रहे हैं ना, तुम्हारे अंदर जो ये नॉलेज आया ना, कम्युनिकेशन के थ्रू आ गया। पहले मैं तुमको बोली, तुम ली, एक्वायर की, समझी, समझ के तुम्हारे अंदर लीड हो गया। ठीक है, याद करना, लोड, लीड, गेन एंड लीड। एग्जाम में आता क्रोनोलॉजिकल, ये याद करना है तुमको। नेगेटिव फीडबैक इज द सोल ऑफ द कम्युनिकेशन थ्योरी। ठीक है, रिमेंबर पास्ट इवेंट, मतलब तुम अब क्या कर रही, कम्युनिकेशन थ्योरी की तरह लास्ट में याद कर रही हो, फिर इनकोड करोगी, फिर ना लास्ट में इनकोड करोगी। ठीक है ना, ये सब खाली पढ़ लेना, क्वेश्चन जो आएगा ना तुम्हारा, वो जो 4 वाला है ना तुम्हारा, लीग लोड लीग गेन और लीड, उससे क्वेश्चन आएगा। एक बार मुझे बता दो तुम लोग, नेगेटिव फीडबैक में जो 4 है वो क्या क्या है? लोड, उसके बाद लेग, उसके बाद गेन, उसके बाद लीड। लीड। समझ में आ गया? ये एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराई हूँ ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, कार्ल ड्यूज का बुक देखो, कार्ल ड्यूज का बुक देखो, द कम्युनिकेशन मॉडल एंड डिसीजन सिस्टम, 1967 की बुक है। कार्ल ड्यूज का बुक है द कम्युनिकेशन मॉडल एंड डिसीजन सिस्टम। कंप्लीट हो गया ये वाला। ठीक है, कम्युनिकेशन थ्योरी कंप्लीट, हर्बर्ट साइमन आएगा। हर्बर्ट साइमन को हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, देखो आयर में भी हम लोग डिसीजन मेकिंग थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग डिसीजन मेकिंग थ्योरी पढ़ते हैं। डिसीजन मेकिंग थ्योरी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हर्बर्ट साइमन देते हैं, हर्बर्ट साइमन। ठीक है, तो इसको हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में डिसीजन मेकिंग थ्योरी को इंटरनेशनल रिलेशन में रिचर्ड सी स्टैंडर्ड ने दिया था, स्टैंडर्ड ने दिया था, H.W. ब्रैक ने दिया था, बार्टन सैपन ने दिया था, सैपिन ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, याद करो, आयर में जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी उसके 3 थिंकर है। एक है रिचर्ड सी स्नैडर, स्नैडर है, सॉरी स्टैंडर्ड नहीं, स्नैडर है। रिचर्ड सी स्नैडर, H.W. ब्रक, थर्ड है बर्टन सैपन। ये जो 3 थिंकर है ना, ये आयर के डिसीजन मेकिंग थ्योरी के थिंकर है। ठीक है, फर्स्ट का नाम है रिचर्ड सी स्नैडर, H.W. ब्रैक, थर्ड इज ए बर्टन सैपन। ठीक है, रिचर्ड सी स्नैडर का हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये जो 3 है ना सिर्फ वो पढ़ेंगे, बाकी सब समझेंगे। देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी है उसके 3 एलिमेंट। कौन बोल रहे हैं? रिचर्ड सी स्नैडर। ठीक है ना, ये क्या बोल रहे हैं कि पर्सनालिटी, जब तुम डिसीजन लोगी ना, जब तुम डिसीजन लोगी, आयर में अगर कोई डिसीजन लेगा, ठीक है, तो रेफर टू द साइकोलॉजिकल ट्रेट एंड बिलीव एंड वैल्यू कॉग्निटिव स्टाइल डिसीजन मेकर इन द लीडर। लीडर का वैल्यू देखा जाएगा, उसका पर्सनैलिटी देखा जाएगा, उसका कॉग्निटिव स्टाइल देखा जाएगा। इंक्लूड्स इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, आइडियोलॉजी एंड परसेप्शन, मतलब जब एक लीडर अगर डिसीजन ले रहा है यार में, तो देखा जाएगा कि वो लीडर कैसा है, उसका पर्सनैलिटी कैसी है। तो पर्सनैलिटी में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, उसका साइकोलॉजिकल माइंड कैसी है, किस चीज पे बिलीव करता है, उसका माइंड कैसा है, उसका आइडियोलॉजी क्या है। जैसे आ जाओ, नॉर्थ कोरिया का राजा ले लो, किंग जॉन्ग। ठीक है ना, किंग जॉन्ग का बात कर रहे हैं, तो किंग जॉन्ग अगर डिसीजन लेगा आयर में, है ना, इसका अगर हम डिसीजन देखेंगे, तो ये बिल्कुल डिक्टेटरशिप टाइप का डिसीजन लेगा, है ना। इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, बिल्कुल डिक्टेटर वाली। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम देखते हैं इन्वायरमेंट। बोला कि इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर डिसीजन लिया जाता है, तो एक्सटर्नल इंटरनल कॉन्टेक्स्ट इन विच डिसीजन आर मेड। अगर आयन में डिसीजन लिया जाएगा, देखो पहला डिसीजन बोल रहा है कि पर्सनैलिटी देख के लिया जाता है कि आयर का जो लीडर है, जो डिसीजन ले रहा है, वो किस टाइप का है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई डेमोक्रेसी लीडर डिसीजन ले रहा है, तो वो डेमोक्रेसी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। लेकिन अगर कोई नॉर्थ कोरिया का राजा, तो उसका पर्सनैलिटी क्या है, डिक्टेटरशिप, तो डिक्टेटरशिप वाला डिसीजन लेगा। लेकिन वहीं पे तुम आ जाओ इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है ना, मतलब एक्सटर्नल इंटरनल आ जाओ। अगर कोई आयर में अगर किसी पर्सन को डिसीजन लेना है, ठीक है ना,
तो उसको अगर इंटरनल डिसीजन लेना होगा, मतलब अगर अपने मुल्क के बाहर डिसीजन लेना होगा, ठीक है ना, अगर अपने मुल्क के बाहर के लिए डिसीजन लेना होगा तो वो बहुत ही अगर उसके साथ अच्छा रिलेशन तो अच्छा डिसीजन लेगा। मान लो कि अगर अभी नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के लिए डिसीजन लेना है तो वो बहुत ही सख्ती रूल करेंगे, बहुत ही सख्ती से लेंगे, बहुत ही रैगर रूल लेंगे, है ना, बहुत ही हार्ड स्ट्रिक, बहुत ही स्ट्रिक्टली ये करेंगे, है ना, क्योंकि वो बोल रहे कि बार बार मेरी कंट्री को नुकसान पहुंच रहा, मैं नहीं छोड़ूंगा पाकिस्तान को। उनका ये डिसीजन होगा, बहुत गुस्सा वाला होगा। लेकिन अगर मुल्क के अंदर डिसीजन लेना होगा, मान लो कि मुल्क के अंदर कोई पार्ट में लड़ाई हो रहा, मान लो कि दो स्टेट के बीच में लड़ाई हो रहा है ना, टू स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा, तो वो क्या करेंगे, डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए हम्बल बिहेवियर अपनाएंगे, हम्बल, है ना, बहुत ही सॉफ्टली दोनों स्टेट के बीच में लड़ाई को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना, पीसफुली सोचेंगे कि मेरे कंट्री का जो प्रॉब्लम है ना वो पीसफुली सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर उनको एक्सटर्नल लेना होगा तो बहुत ही नहीं, मैं अब नहीं छोड़ूंगा, आप एकदम गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि वो बाहर का बात है। तो बोल रहे कि जब इंटरनेशनल रिलेशन में डिसीजन लिया जाता है तो एक तो पर्सनैलिटी देख के डिसीजन लिया जा रहा है, दूसरा इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में। इन्वायरमेंट क्या, जब तुम डिसीजन ले रहे हो तो तुम देखोगे कि ये जो डिसीजन ये किसके लिए, ये बाहर कंट्री के लिए डिसीजन लेना है कि मेरे मुल्क के लिए डिसीजन लेना है। नरेंद्र मोदी को लाके खड़ा कर दो, आपको डिसीजन लेना है। अब इन नरेंद्र मोदी एक ऐसा सिचुएशन पे वो देखेंगे पहले वो कि मेरा जो डिसीजन लेने का इन्वायरमेंट क्या है, मुझे जो डिसीजन लेना है वो किसके लिए लेना है, क्या मुझे अपने मुल्क के अंदर के लिए लेना है, अपने कंट्री के लोगों के लिए डिसीजन लेना है कि बाहर के लोगों के लिए डिसीजन लेना है ना। अगर मुझे अपने मुल्क के अंदर के लोगों के लिए डिसीजन लेना है, अपने कोई स्टेट के बारे में डिसीजन लेना है तो मैं बहुत ही पीसफुली डिसीजन लूंगा, है ना। लेकिन मुझे कोई अपने बाहर कंट्री के लिए डिसीजन लेना है तो मैं बहुत ही अपना फायदा देखूंगा, सब कुछ देखूंगा, ऊंच नीच, पॉजिटिव नेगेटिव, तब मैं बाहर का लिए कोई डिसीजन लूंगा, है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, प्रोसेस ऑफ डिसीजन। बोला कि द डायनेमिक सीक्वेंस थ्रू द विच डिसीजन इन मेड। बोले कि डिसीजन ऐसे ही नहीं लिया जाता, उसका हर एक तरीका होता, प्रोसेस होता है। इन्वॉल्व द आइडेंटिफाई गोल, पहले तुम गोल पहचानोगी कि आखिर मैं जो डिसीजन ले रही हूँ तो उसका गोल क्या है। उसके बाद ऑप्शंस को इवोलेज करोगी, मैं ये वाला पढ़ाऊंगी तुमको कि कैसे डिसीजन लिया जाता है, ये मैं हर्बर्ट साइमन में पढ़ाऊंगी, ठीक है ना, कि डिसीजन कैसे डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले इंसान प्रॉब्लम को पहचानेगा, आखिर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। मान लो कि तुम देखी होगी मणिपुर में लड़ाई हो रहा था, है ना, पीएम को सब बोला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सब बोला, ठीक है ना। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मणिपुर के लिए कोई डिसीजन लेना है तो पहले वो पहचानेंगे कि एक्चुअल में मणिपुर में जो लड़ाई हो रहा है उसका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना, उसका पर्पस प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद वो गोल सेट करेंगे, उसके बाद बोले ऑप्शंस को निकालेंगे कि हाँ इसका ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकेगा, है ना। तो बोला कि डिसीजन लेने का भी प्रोसेस है। तो ये क्या बोल रहे हैं रिचर्ड सी स्नाइडर, क्या बोल रहे हैं कि डिसीजन लेने के लिए 3 एलिमेंट होता है, एक तो पर्सनैलिटी, दूसरा इन्वायरमेंट। पर्सनैलिटी मतलब क्या, कि जो डिसीजन ले रहा है उसका पर्सनैलिटी क्या है, क्या जो डिसीजन ले रहा है वो लीडर क्या डेमोक्रेसी लीडर है, क्या वो डिक्टेटरशिप वाला लीडर है। फिर इन्वायरमेंट क्या, आप डिसीजन ले रहे हैं आपका माहौल क्या है ना, माहौल क्या, आप कौन सा इन्वायरमेंट में डिसीजन ले रहे हैं। प्रोसेस क्या है, डिसीजन लेने का प्रोसेस क्या, प्रोसेस पहले समझिएगा। या बाहर कंट्री के लिए आपको डिसीजन लेना है, मान लो कि आपको पाकिस्तान पे हमला करना है, तो पाकिस्तान पे हमला करने के लिए आपको जो डिसीजन लेना है तो आप पहले पहचानिएगा कि आखिर मैं कैसे हमला करूं, प्रोसेस क्या, तरीका क्या, सब चीज समझेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव सब चॉइस समझेंगे, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। तो ये सब याद रखना कि रिचर्ड सी स्नाइडर बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल डिसीजन, ये डिसीजन मेकिंग का 3 एलिमेंट है, पर्सनैलिटी, इन्वायरमेंट और प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना, ये एलिमेंट है। अब प्रोसेस समझेंगे, पहले यहाँ पे देखो, एक लीडर जब डिसीजन लेता है तो उसका प्रोसेस क्या है, स्नाइडर बोल रहे हैं 3 प्रोसेस होता है। एक लीडर है, मान लो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या वो लीडर है, तो उसको कोई डिसीजन लेना है तो उसको 3 डिसीजन को फॉलो करना पड़ेगा, ये स्नाइडर बोल रहे हैं, ठीक ना। कैपेसिटी ऑफ द लीडर, अब तुम पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे हो तो पहले तुम देख लो तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है कि नहीं, ये पहचानो, ठीक है ना। लीडर को कॉग्निटिव एबिलिटी, क्या तुम्हारे अंदर वो माइंड है, तुम पूरा चालाकी से लड़ाई करना, मतलब तुम माइंड को यूज करना, ठीक है ना, माइंड का यूज करना। एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस देख लो, ऑथोरिटी है, उतना पावर है। प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मेक रैशनल डिसीजन, तुम वो डिसीजन ले पाओगे ना, तुम प्राइम मिनिस्टर हो तो तुम एक कंट्री पे
वार करने के लिए जा रहे हो, ठीक है ना, पाकिस्तान पे तुमको वार करना है, तो तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी देख लो कि मेरे अंदर वो कॉग्निटिव एबिलिटी है, मेरे अंदर वो एक्सपीरियंस है, वो अथॉरिटी है कि नहीं है, ये तुमको अपने आप को पहचानना होगा। तो पहले कैपेबिलिटी ऑफ द लीडर, लीडर के अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए डिसीजन लेने के लिए। तुमने जो डिसीजन लिया, या मान लो तुम मणिपुर के लिए कोई डिसीजन ले रहे हो, है ना, अपने इंटरनल के लिए कोई डिसीजन ले रहे हो, तो तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए भाई। क्या तुमको वो क्वालिटी होनी चाहिए कि तुम जाके मणिपुर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, ये नहीं कि लड़ाई को जाके दंगा को और फैला दो, है ना। मणिपुर में लड़ाई हो रहा है, तुमको अपने इंटरनल मामला में जाके डिसीजन देना है ना, वहां पे जाके तुमको कुछ करना है, ठीक है ना। तुम वहां पे गए मणिपुर में, तो तुमको ये पूरा अपना माइंड सेट करके जाना पड़ना होगा, माइंड सेट करना होगा कि दो लोगों के बीच में जो लड़ाई हो रहा है उसको मुझे सॉल्व करना है, क्योंकि मेरे मुल्क के बात है ना, मेरे मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है उसको मुझे सॉल्व करना है। तुम जाओगे यार बोलोगे क्या, अब ऐसा नहीं बोल दो कि तुम अटपट बोल दो क्या लड़ाई भड़क जाए, ऐसा नहीं करना है। कैपेबिलिटी ऑफ द लीडर, लीडर के अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। रिलेबल इंफॉर्मेशन, अब देखो तुम इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर हो और तुम है ना डिसीजन ले रहे हो, ये जो भी पर्सन डिसीजन ले रहा है, तो उसके अंदर रिलायबल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। पाकिस्तान से तुम गए हो लड़ाई करने के लिए, तुमको सब पता होना चाहिए, एक्यूरेट नॉलेज, एक्यूरेट डेटा, सब रेलिवेंट डेटा। तुमको ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग पाकिस्तान से पहली बार लड़ाई कब की है, इंडिया का पाकिस्तान से पहला बार लड़ाई कब हुआ था, तुम लोग आंसर बताओ, बताओ मुझे। 1947 क्या में बोले? इंडिया और पाकिस्तान का पहला बार लड़ाई कब हुआ था, कश्मीर इशू 1948 में हुआ था। कश्मीर इश्यू को लेकर 1948। 1947 में वार हुआ था, 1947 से 1948 में, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, एक्यूरेट एक्यूरेट सब चीज पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, रिलेबल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जब आप किसी भी डिसीजन को, मान लो कि आप मणिपुर में लड़ाई हो रहा है ना, तो मणिपुर में दो ग्रुप के बीच में हमेशा लड़ाई होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक ग्रुप कौन से ट्राइबल से, कौन सा कास्ट से बिलोंग कर रहा, दूसरे ग्रुप कौन से कास्ट से बिलोंग कर रहा, और लड़ाई किस वजह से हो रहा है, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, रिलेबल इन्फॉर्मेशन। लीडर का मोटिवेशन, देखो भाई, गोल एंड वैल्यू एंड नीड एंड द प्रेशर, ये आपके अंदर होना चाहिए, लीडर के अंदर मोटिवेट होना चाहिए, है ना। ये सब होगा तभी आप कुछ कर सकेंगे। एम्बिशंस होना चाहिए, पर्सनल एम्बिशंस, नेशनल इंटरेस्ट, आइडियोलॉजी, ये सब होना चाहिए। अब आप खुद ही मोटिवेट नहीं तो कि आप क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा, क्या आपने लोगों को दीजिएगा। तो इन्होंने पहले क्या बोला कि आयर में डिसीजन लेने के लिए क्या 3 एलिमेंट होना चाहिए, 3 एलिमेंट का नाम बताओ जो मैं पहले पढ़ाई हूँ, याद है किसी को, हाँ, बताओ। सबसे पहला पर्सनालिटी, उसके बाद, उसके बाद एनवायरनमेंट, उसके उसके बाद बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या क्या इन्होंने बोला कि लीडर में क्या, जब लीडर डिसीजन लेने जा रहा है तो उसके अंदर कैपेबिलिटी क्या होना होना चाहिए। चाहिए, कैपेसिटी ऑफ द लीडरशिप होना कैपेबिलिटी, चाहिए, रिलेबल इंफॉर्मेशन रिलेबल होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, लीडर और मोटिवेट होना मोटिवेशन चाहिए, लीडर होना लीडर का मोटिवेशन है ना, उसके वैल्यू, उसके गोल, उसके नीड, उसके प्रेशर ड्राइविंग द लीडर could include political survival, ideology, nation interest and personal ambitions। देखो, उनको पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, पूरा मोटिवेट होना चाहिए, तब तो तुम कर पाओगी। मैं एग्जाम देने आई हूँ, मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं रहेगा, मैं कहाँ से दे पाऊंगी एग्जाम। मैं एक मेरी बात सुनो, मैं सो गई, ठीक है ना, मैं सो करूँ, तब आराम से सो गई, जब मैं सो के रहती हूँ, मुझे बहुत नींद आता, मैं मेरे माइंड में एक बैक बात आएगा, नहीं मुझे पढ़ना एग्जाम देना, मैं खुद से मोटिवेट नहीं होंगी तो मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी। दूसरा को मोटिव जो कोई तुमको दूसरा कोई मोटिवेट करेगा ना, वो ज्यादा देर नहीं रहेगा, वो बहुत रहेगा तो तुम्हारे अंदर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन जब तुम अपने आप से मोटिवेट होगी ना तो वो ज्यादा देर तक रहेगा। ठीक है कि तुम अपने आप को जब इंसान अपने आप को मोटिवेट करता है ना तो अपने आप को सेटिस्फाई करता है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे वही बात बोला कि लीडर का मोटिवेशन होना भी बहुत जरूरी है। ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा डिसीजन मेकिंग थ्योरी। अब ये अभी बिहेवियरलिज्म ही चल रहा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्रेडिशनल वर्सेस, हम लोग आयर में ट्रेडिशनल वर्सेस बिहेवियरलिज्म थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक है ना। चाहिए। तो हाँ, तो बिहेवियरलिज्म थ्योरी में हम लोग क्या पढ़े थे, पहले तुम्हारा पहला दिन हम लोग क्या पढ़े थे बताओ, बिहेवियरलिज्म थ्योरी में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। इंग्लिश स्कूल पढ़े थे। हाँ, इंग्लिश स्कूल तो ट्रेडिशनल है, हाँ हाँ इंग्लिश तो ट्रेडिशनल हाँ। ट्रेडिशनल है। आज हम लोग कम्युनिकेशन थ्योरी पढ़े हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन थ्योरी सिस्टम पढ़ने थ्योरी के बाद पढ़े हम थे। लोग सिस्टम कम्युनिकेशन, थ्योरी पढ़े थे, कम्युनिकेशन थ्योरी पढ़े थे। सिस्टम थ्योरी। सिस्टम अप्रोच कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, ये 3 चीज पढ़े हम लोग। अब चौथा पढ़ेंगे गेम थ्योरी, गेम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जो है तुम्हारा गेम थ्योरी है, ठीक है। गेम थ्योरी को
ज्यादा याद नहीं करना है, लेकिन जो याद करना है वो हाईलाइट किया हो, लेकिन गेम थ्योरी को समझना है अच्छा से। नहीं, लेकिन ये वाला मुझे हाईलाइट करना था, ठीक है ना, अभी मैं हाईलाइट कर दूंगी। गेम थ्योरी, ठीक है ना, इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग को पढ़ना है। गेम थ्योरी जो है ना, ये मैथमेटिक्स का ब्रांच है। फोकस डिसीजन मेकिंग इन सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन। गेम थ्योरी क्या है, देखो गेम थ्योरी बोला है कि ये किससे जुड़ा हुआ है, मैथमेटिक ब्रांच से। बोल रहे कि ये डिसीजन लेने का एक सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट या कॉपरेशन। मान लो कि तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन, ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और ये कॉपरेशन, दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन। ये दोनों, अब ये जो सिचुएशन में जो तुम डिसीजन ले रही हो ना, जो भी, इसी को बोलेंगे गेम थ्योरी। इट इज ऑल्सो कंसिडर द थ्योरी ऑफ स्ट्रैटेजिकल डिसीजन मेकिंग। जब तुम स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेती हो ना, उसको बोला जाता है गेम थ्योरी। देखिए बोलती है ये तो गेम का, ये माइंड गेम है। इट इज ऑल्सो कंसिडर थ्योरी ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। इसको गेम थ्योरी को क्या बोलेंगे, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। जब तुम रैशनल थिंकिंग का यूज कर कर, ठीक ना, रैशनैलिटी का यूज कर कर कोई डिसीजन लेती हो ना, उसको बोला जाता है गेम थ्योरी। जब तुम रीजन माइंड का यूज करके कोई डिसीजन ले रही हो तो उसको बोलेंगे गेम थ्योरी। गेम थ्योरी attempt predicate the behavior, strategies and decision of individual or group failure when they are involved in competitive cooperation interactions। बोल रहे कि मान लो कि कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप, है ना, इनको डिसीजन लेना है। अब जैसे कि तुम चेस खेल रही हो, या तुम क्रिकेट खेल रही हो, और ये ग्रुप में तुम क्रिकेट खेलती हो, यहाँ पे तुमको कोई डिसीजन लेना है, तो तुम यहाँ पे रैंडमली डिसीजन नहीं ले सकती, बहुत माइंड यूज करोगी, बहुत। मतलब कि ये ग्रुप है, क्रिकेटर का ग्रुप है। अब तुमको यहाँ पे डिसीजन लेना है कि तुमको किसको कैप्टन बनाना है, ठीक ना। तो कैप्टन हम ऐसा पर्सन को बनाएंगे ना, देखो ऐसा पर्सन को बनाएंगे जो कैपेबल है, क्योंकि ये देश के लिए खेलना जाएगा, जो अच्छे से सभी क्रिकेटर को कंट्रोल कर पाए, अच्छे से सभी क्रिकेटर को कोऑर्डिनेट कर पाए। हम रैंडमली किसी को नहीं बना पा लेंगे, किसी को भी रैंडमली नहीं चूज करेंगे, ठीक ना। किसी भी पर्सन को उठा के, बिकॉज कि मेरे ए से ज्यादा दोस्ती है तो हम इसको कैप्टन नहीं बनाएंगे, नहीं। जो कैपे, मैं माइंड यूज करूंगी पहले, मैं अपने माइंड में ये बात लाऊंगी, मैं किसको कैप्टन बनाऊं। बहुत सा ग्रुप है, ग्रुप में 10 आदमी, तो मैं पहले देखूंगी कौन कैपेबल है, सबसे अच्छा कौन खेलता है। खेलने के साथ उसके अंदर माइंड भी होना चाहिए, अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाए, सबको भेज पाए कि किसको पहले भेजना है खेलने, किसको भेजना है ना। मैं पूरा माइंड को यूज करूंगी, है ना। इस तरह का जब सिचुएशन रहता है, ऐसा जब डिसीजन लेंगे ना, उसको गेम थ्योरी बोलते हैं, गेम थ्योरी। ओके, फिर आ जाओ इंडिविजुअल। अब एक मेरी बात सुनो, तुम्हारा इंडिया जब वर्ल्ड कप जीती थी, इंडिया जब वर्ल्ड कप जीती थी, तो सब क्या बोलता था कि MS धोनी जीते हैं, MS धोनी जीते, MS धोनी जीते। तो ये बताओ, क्या खाली MS धोनी नहीं जीते थे? MS धोनी ने तो तुम्हारा कैप्टनसी दिखाया था, खेले तो सभी लोग, वहां पे तो कंट्रीब्यूटर सबका था, वहां पे तो कंट्रीब्यूट सभी लोगों ने मिलकर किया था, ग्रुप में कंट्रीब्यूशन हुआ था। उन्होंने सबको कोऑर्डिनेट किया था, उन्होंने सबको कंट्रोल किया था कि किसको किसको सबको उनके कैप्टनसी में सब कोई खेला था। तो वही बोला जा रहा है कि जब एक ग्रुप है और उस ग्रुप में से किसी एक को निकालना है ना, कैप्टन बनाना है, तो मैं बहुत सोच समझ कर निकालूंगी कि वो कैप्टन जो है ना, अच्छा साबित हो अपने ग्रुप के लिए, है ना। तो जब मैं इस तरह का डिसीजन लेती हूँ ना, उसको गेम थ्योरी बोलती हूँ, गेम थ्योरी, माइंड का गेम, रैशनल यूज करके, ठीक है ना। अब आ जाओ कोई इंडिविजुअल है, ठीक है ना, अब कोई इंडिविजुअल है, आ जाओ। अब ये इंडिविजुअल को मान लो कि तुम ही ले लो, ठीक है ना। तुम्हारे लाइफ में जब तुम 12वीं में क्लास में होगी, या तुम्हारे माइंड में बहुत सारा बात आया होगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं किस चीज का प्रिपरेशन करूं, मैं क्या अपना एम ऑफ पर्पस क्या बनाऊं। तुम्हारे माइंड में, अगर तुम पढ़ने लिखने वाली लड़की हो, है ना, हम लोग के एग्जाम का तैयारी, तो पढ़ने लिखने वाली लड़की, तो हम लोग अपने माइंड में, हम लोग माइंड में यही बात आएगा, मैं एम ऑफ द लाइफ क्या बनाऊं, मैं क्या करूं। मैं सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करूं, ठीक है, मैं क्या प्रिपरेशन करूं, मैं सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करूं, या मैं प्रोफेसर का प्रिपरेशन करूं, या मैं टीचिंग का करूं, या बैंकिंग का करूं,
ये एक इंडिविजुअल अपने ऐसा माइंड में थिंकिंग लाता है, क्या सोचूं यार, क्या मैं बनूं, क्या मैं बनूं, है ना। इस तरह तुम्हारे माइंड में बात चलेगा, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो तुम्हारे माइंड में आएगा हम लोग अपना चूज किए प्रोफेसर वाला, है ना। तो मैंने ये चूज किया, तो मैंने क्या यूज किया, गेम थ्योरी यूज किया, क्योंकि मैंने सडनली नहीं यूज किया। मैं तो बचपन से मेरा यही सपना था कि मैं सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई की, ये मेरा सडनली चेंज हुआ। जैसे एक बात बता रही, एक होता है बचपन से ही सबका एक एम ऑफ द लाइफ गोल सेट होता है कि मुझे ये बनना है, वो बनकर भी दिखाता है जिस जो सेट करके रहता है। हम लोग कोई सेट वट नहीं था, हम लोग का लाइफ अलग होता है, डिफरेंट। लेकिन जो एक बहुत ज्यादा मतलब जिसको अच्छे से लाइफ मिलता है, होता है बहुत कोई का। मेरा साथ ऐसा नहीं था, मेरा मेरा था कि मतलब हम लोग बहुत सारे मतलब ये थे ना, तो ऐसा कुछ था नहीं मेरा। मुझे था बस मुझे कुछ करना है लाइफ में, अच्छा करना है। तो मैं में एक था कि हाँ सिविल सर्विस एग्जाम निकाला, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोची। लेकिन मैं देखी हूँ कि बहुत सारा, जैसे कोई बहुत ज्यादा घर का एक ही बच्चा है, तो बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो पूरा अपने माइंड में लाता है मैं क्या करूँ, मैं किस फील्ड में जाऊँ, है ना, किस फील्ड में जाऊँ, मैं इंजीनियरिंग के फील्ड में जाऊँ कि मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ, ठीक है ना। इस तरह का ऐसे डायरी में चलता है। तो जो चूज करता है ना, उसी को बोलता है गेम थ्योरी, ठीक है ना। तो गेम थ्योरी क्या होता है तुम्हारा, एक माइंड गेम होता है, माइंड गेम, जहाँ पे इंसान डिसीजन लेता है माइंड का यूज करके, ठीक है ना। अब आ जाओ, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि गेम थ्योरी का थिंकर कौन है। देखो यहाँ पे पूरा हाईलाइट नहीं हुआ, पर नाम देखो, जॉन वॉन न्यूमैन। ये एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा गेम थ्योरी के 1944 में 1944 में गेम थ्योरी को सबसे पहले फाउंडेशन किसने किया था, गेम थ्योरी को सबसे पहले जॉन वॉन न्यूमैन जॉन वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न 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 ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न और जॉन वॉन न्यूमैन, इन दोनों ने मिलकर गेम थ्योरी को फाउंड किया था। ये जो दोनों पर्सन है ना, जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गेनस्टेन, इन्होंने बुक लिखा था थ्योरी विथ, नहीं यहाँ से सॉरी, थ्योरी ऑफ नहीं, अच्छा यहाँ थ्योरी विथ थ्योरी, ये बुक दूसरे पेज में थ्योरी ऑफ गेम्स है, थोड़ी सॉरी है, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक एंड बिहेवियर, ये बुक दूसरे पेज में भी है, टेंशन का बात नहीं है, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गन स्ट्रैन, दोनों ने मिलकर गेम थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था अपनी बुक द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि गेम थ्योरी का फाउंडर कौन है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गन स्टर्न, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम में और क्वेश्चन आया था एक, इसमें से कौन सा गेम थ्योरी है, ठीक है ना। तुम्हारा लिखा हुआ था रैशनल, RATION, रैशनल, रीजन, ठीक है, रीजन, और अलग अलग ऑप्शन था, तो तुम्हारा आंसर बना था रैशनल रीजन। मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पे जब हम लोग डिसीजन लेते हैं तो रैशनल थिंकिंग का यूज करते हैं, रीजन यूज करते हैं, तब जाके डिसीजन लेते हैं, है ना। तो रैशनल, रीजन, माइंड गेम, सबसे गेम थ्योरी जुड़ी हुई है, ठीक है ना। गेम थ्योरी को इंट्रोड्यूस किसने किया है, तो जॉन वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गन स्टर्न। लेकिन आयर में इंटरनेशनल रिलेशंस में गेम थ्योरी कब आई है, तो 1950s और 1960s में आई, ठीक है ना। अब देखो आयर में क्या बोल रहा कि ये आयर में से कैसे यूज किया गया, ये वाला याद नहीं करना, जो रेड वाला वो सब है याद करना है, ठीक है ना। अब बाकी स्ट्रैटेजी, डिसीजन मेकिंग, ये सब तो माइंड में रह ही जाएगा। आ जाओ, ये वाला तुमको समझने के लिए कि आयर में कैसे इसे अप्लाई किया गया, देखो बोले कि जब वार होता है, ठीक है ना, वार होता है, तो यहाँ पे जो लीडर डिसीजन लेते हैं ना, तो बिल्कुल माइंड का यूज करते हैं, बिल्कुल रैशनल, MIND, माइंड, रैशनल थिंकिंग, तब तो वार यूज करते हैं। कोई भी इंसान रैशनैलिटी यूज नहीं करेगा, वार करने चल जाएगा, तो क्या वो जीत जाएगा क्या। रैशनल थिंकिंग यूज करते हैं वार के सिचुएशन में, तो इंटरनेशनल में ऐसे अप्लाई होगा, ठीक है ना।
बोला जब अलायंस करेंगे, पीस बनाएंगे या डिटरेंस का सिचुएशन होगा। डिटरेंस का सिचुएशन का मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जाओ, एक बार ना तुम्हारा क्या हुआ था कि कुबा मिशेल क्राइसिस हो रहा था 1962 में, ठीक है ना। 1962 में कोल्ड वार के दरमियान क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हो रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे जब दोनों मतलब यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर और यूएसए, ठीक है, दोनों का यूएसएसआर का था रेड आर्मी, इसकी आर्मी और इसकी आर्मी पूरा भिड़ गई थी। बस अब ऐसा था कि थर्ड वर्ल्ड वार होगा, लेकिन दोनों ने यूज ये किया, माइंड यूज किया। यहाँ पे दोनों ने ये बात यूज किया, दोनों ने, यूएसएसआर ने भी और यूएसए ने भी, नहीं बहुत भयानक डिस्ट्रक्शन होगा, बहुत भयानक। अगर मैं वार करता हूँ, ठीक है ना, तो बहुत अभी अभी हम लोग सेकंड वर्ल्ड वार से आए हैं करके, मेरा भी बहुत डिस्ट्रक्शन जाएगा, उसका भी होगा। मैं जीत भी जाऊंगा फिर भी मेरा डिस्ट्रक्शन होगा। यूएसएसआर ने भी यही बात सोचा, बहुत भयानक डिस्ट्रक्शन होगा, थर्ड वर्ल्ड वार को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, है ना। तब इन्होंने डिटरेंस वर्ड को यूज कर लिया। हम लोग डिटरेंस मतलब जब ठंडा पड़ गया ना, वार होने वाला था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के वक्त, थर्ड वार होने वाला था, लेकिन ये लोग यहाँ पर ठंडा पड़ गया। जब ठंडा पड़ गया ना तो इसको बोलेंगे डिटरेंस। लेकिन ठंडा क्यों पड़ा, वजह क्या था कि उन्होंने यहाँ पे रीजन यूज किया, गेम थ्योरी यूज किया कि नहीं, माइंड यूज किया ना, नहीं बाबा अगर हम लोग वार करेंगे, दोनों की आर्मी एकदम भिड़ गई थी कि बस हम लोग थर्ड वार करेंगे, थर्ड वर्ल्ड वार करना है, नहीं बाबा बहुत नुकसान होगा, बहुत डिस्ट्रक्शन, दुनिया नहीं झेल पाएगी थर्ड वर्ल्ड वार को, है ना। तो माइंड यूज किया। तो आयरन में इस तरह से तो वो गेम थ्योरी यूज है। आयरन में 1950 से 1960 में गेम थ्योरी आई है। गेम थ्योरी को यूज किसने किया था पहली बार, जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गन स्टर्न ने। यहाँ पे आ जाओ, गेम थ्योरी दो तरह की होती है, ये याद करना भी जरूरी है, ठीक है ना। गेम थ्योरी का दो टाइप होता है, गेम थ्योरी दो तरह की होती है। एक होता है जीरो सम गेम, एक होता है नन जीरो सम गेम। याद रखना, गेम थ्योरी जो है, गेम थ्योरी जो है, गेम थ्योरी का मतलब क्या है, जब हम लोग डिसीजन लेते हैं स्ट्रैटेजिक यूज कर कर, है ना, माइंड को यूज कर कर, रैशनल थिंकिंग को यूज कर कर डिसीजन ले रहे हैं, तो उसको गेम थ्योरी बोलेंगे। गेम थ्योरी दो तरह की होती है, इसके दो टाइप है। एक तो जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब क्या है, ए सिचुएशन इन विच वन प्लेयर गेन एग्जैक्टली बैलेंस बाय द अदर प्लेयर रोल्स। कहने का मतलब है कि एक आदमी जीत गया तो दूसरा आदमी लॉस। ए और बी के बीच में लड़ाई हुआ, ए जीत गया, बी हार गया, बोला इसको बोलेंगे जीरो सम गेम। ये बैलेंस बन जाता है, मतलब यहाँ पे गेम थ्योरी बोला ना कि ये बैलेंस बन गया, किसी को फायदा किसी को लड़ाई नहीं हुआ। बोला कि जैसे चेस में क्या होता है कि एक प्लेयर जीत जाता है, विक्ट्री हो जाता है, तो दूसरा डिफीट होता है ना। तो उसी तरह बोल रहा है कि जीरो सम गेम में क्या होता है, याद रखना जीरो सम गेम का मतलब है कि एक पर्सन जीतता है तो दूसरा पर्सन हार जाता है। तो इसका मतलब नहीं कि दूसरा पर्सन को नुकसान होता है, नहीं नुकसान नहीं हुआ, बल्कि बैलेंस हो गया, ठीक है ना। नन जीरो सम गेम में देखो क्या बोल रहा है, बोले एक सिचुएशन जहां पे इट इज ए पॉसिबल फॉर बोथ प्लेयर, जहां पे दोनों जीतेगा या तो दोनों हारेगा, ना किसी को फायदा होगा ना किसी को मतलब। देखो, वन गेन डज नॉट नेसेसरी मीन्स अनदर लॉस। अगर वन गेन डज नॉट नेसेसरी, बोल रहा है कि एक को अगर गेन हुआ तो जरूरी नहीं कि दूसरा भी लेस लॉस होगा। कहने का मतलब ये कि इंटरनेशनल ट्रेड, देखो क्लाइमेट चेंज, नेगोशिएशन, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, रुक जाओ। नन जीरो सम गेम का मतलब है एक सिचुएशन इट इज ए पॉसिबल फॉर बोथ प्लेयर विन या लॉस। जैसे तुम इंटरनेशनल ट्रेड करती हो, इंटरनेशनल ट्रेड जब करती हो, इंटरनेशनल ट्रेड करोगी जब, तो तुम्हारा क्या होगा, जब ट्रेड का नुकसान होता है तो दोनों को नुकसान होगा, ए को भी नुकसान हो रहा तो बी को भी नुकसान, क्योंकि हम लोग दोनों मिल के ट्रेड कर रहे हैं, है ना। तो नुकसान दोनों को ही होता है, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज आ जाओ, अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्या क्लाइमेट चेंज से क्या कोई एक पार्टिकुलर कंट्री को नुकसान हो रहा है कि दुनिया के हर एक कंट्री को नुकसान हो रहा है ना। या क्लाइमेट नेगोशिएशन हो रहा, तो क्लाइमेट नेगोशिएशन क्या दो कंट्री मिलकर करे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नुकसान होगा तो दोनों का होगा, है ना। यहाँ पे पॉसिबिलिटी दोनों का है, या तो दोनों जीतेगा या तो दोनों हारेगा। अब मेरे एग्जाम्पल एक बात सुनो, जैसे तुम्हारा कहने का मतलब है कि मोन्ट्रो प्रोटोकॉल बोला जा रहा है, मोन्ट्रो प्रोटोकॉल है ना, मोन्ट्रो प्रोटोकॉल जो है ये बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटी मानी जा रही है, क्योंकि क्या हो रहा, ओजोन हॉल जो है ना वो भर गया है,
भर रहा है, तो इससे लोगों को फायदा हो रहा, तो तुम बताओ इससे जो फायदा हो रहा, तो क्या ये खाली एक कंट्री में हो रहा, ये तो सबको हो रहा, ठीक है, सबको हो रहा। तो यहाँ पे बोला कि जो नन जीरो सम गेम है ना, यहाँ पे या तो फायदा होगा तो सबको होगा, नुकसान हो तो सबको नुकसान होगा। जैसे क्लाइमेट चेंज, आज ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से जो नुकसान हो रहा था, क्या ग्लोबल वार्मिंग किस में आएगा, नन जीरो सम गेम में। क्यों? क्योंकि इसका जो नुकसान हो रहा है ना, इससे सभी लोग झेल रहे हैं, सभी लोग प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा ना, तो ये भी क्या आएगा, नन जीरो सम गेम में। क्यों? क्योंकि इसका फायदा सभी लोगों को हो रहा है। लेकिन जीरो सम गेम में क्या हो रहा है, एक जीतेगा तो एक हारेगा, ठीक है ना, एक जीतेगा तो एक हारेगा। हो गया, समझ में आ गया? जीरो बोला गेम थ्योरी दो तरह का होता है, एक तो जीरो सम गेम जिसमें एक जीतता एक हारता है, लेकिन जो नन जीरो सम गेम है ना, इसमें या तो दो लोगों को फायदा होगा, दो क्या तीन चार, या तो लोगों को फायदा होगा या तो नुकसान, ठीक है ना। कहने का मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड। तुम अगर तुम देखती हो आया था, ये ग्रेट डिप्रेशन आया, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आई 2008 में, फाइनेंशियल क्राइसिस आई। तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई तुम्हारा वेस्टर्न कंट्रीज में, उसका असर सब जगह देखने को मिला है ना, सब जगह देखने को मिला। तो वो कहाँ पे आ जाएगा, नन जीरो सम गेम में। जब नुकसान हो तो सबको हो। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, तो वो सबके इंटरनेशनल ट्रेड कर रही है, तुम दो कंट्री आपस में मिलकर, चाइना और इंडिया तुम्हारा ट्रेड कर रही थी, ठीक है ना। अब दोनों को किसी वजह से नुकसान हुआ, तो झेली नुकसान तो दोनों को ही होगा, क्योंकि दोनों ट्रेड कर रहे थे, है ना। अब फायदा होगा तो दोनों को होगा, बेनिफिट होगा तो दोनों को होगा। अब यहाँ पे देखो, बोले दो मॉडल है, गेम थ्योरी के दो मॉडल है। वहां पे हम क्या पढ़े, दो टाइप पढ़े, एक तो जीरो सम गेम, एक नॉन जीरो सम गेम। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, टू टाइप्स ऑफ गेम थ्योरी है। देखो मेरा बात सुनो, ये पहले मैं करा देती हूँ, उसके बाद में बताती हूँ। आ जाओ, प्रिजनर डायलिमा, एक का नाम है प्रिजनर डायलिमा। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रिजनर डायलिमा किससे जुड़ा हुआ है, तो गेम थ्योरी का मॉडल है। गेम थ्योरी में दो मॉडल है, एक तो है प्रिजनर डायलिमा, और दूसरा का नाम है गेम ऑफ चिकन, ठीक है, गेम ऑफ चिकन या प्रिजनर डायलिमा, ठीक है ना। तो प्रिजनर डायलिमा का मतलब क्या है, मैं बताऊंगी, पहले इसमें थिंकर पढ़ूंगी मैं। प्रिजनर डायलिमा में जो थिंकर आते हैं वो है एल्बर्ट डब्ल्यू थैकर, थॉमस स्वेजलिंग, ठीक है। गेम थ्योरी के दो मॉडल हैं, एक का नाम है प्रिजनर डायलिमा, दूसरा का नाम है चिकन और गेम ऑफ चिकन। तो जो प्रिजनर डायलिमा है, उनके थिंकर का नाम है एल्बर्ट डब्ल्यू थैकर और थॉमस स्वेजलिंग, ठीक है। खाली कोर आइडिया समझ जाओ, यहाँ पे क्या उतना समझने की जरूरत नहीं। देखो, टू रैशनल एक्टर चूज स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंटली एमिंग फॉर ऑन बेस्ड आउटकम। देखो प्रिजनर डायलिमा में क्या है, दो दो लीडर है, मतलब कि यूएसए और यूएसए साहब, ये दोनों हैं, ये दोनों बेस्ट डिसीजन ले रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है ना, चूज कर रहे हैं, ये लोग ले रहे हैं, लेकिन ये दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट है ही नहीं। अब जब ट्रस्ट नहीं है ना, लैक ऑफ ट्रस्ट है, डिसीजन ले रहे हैं दोनों आपस में, दोनों आपस में डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन लैक ऑफ ट्रस्ट है, क्योंकि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, म्यूचुअल लॉस है, दोनों में बातचीत नहीं है ना। जैसे कोल्ड वार का सिचुएशन में यूएसए और यूएसएसआर जो है ना, ये लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन ट्रस्ट नहीं था। अब जब ट्रस्ट नहीं था तो लोगों ने क्या किया, ये दोनों ने मिलके क्या किया, बहुत न्यूक्लियर हथियार को, जब आर्म रेस हुआ दोनों के बीच में, आर्म रेस। प्रिजनल डायलेमा का मतलब होता है जब दो कंट्री आपस में, है ना, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करती है, जब दो कंट्री आपस में रैशनल जब दो रैशनल एक्टर, दोनों ही रैशनल एक्टर हैं, और दोनों चूज कर रही है कोई बेस्ट बेस्ट स्ट्रैटेजी, कि बेस्ट स्ट्रैटेजी हो, है ना, वार रुक जाए। बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है कि वार ना हो, बट लेकिन दोनों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। मैं वार रोक रहा हूँ, हो सके यूएसए मुझ पे हमला कर दे, यूएसएसआर भी यही बात सोच रहा है, मैं वार रोक दूं, ये मेरे पे हमला कर दे, है ना। तुमको सिर्फ ये याद करना है कि प्रिजनल डायलिमा किसका है, तो गेम थ्योरी का है। थिंकर कौन सा है, एल्बर्ट डब्ल्यू थैकर और थॉमस सैजली, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, दो लीडर होते हैं, वो स्ट्रैटेजिकली डिसीजन लेते हैं, है ना, खुद का, लेकिन डिसीजन का जो आउटकम होता है वो ठीक नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, गेम थ्योरी, गेम ऑफ चिकन किसका है, गेम थ्योरी का मॉडल है।
थिंकर कौन है, प्रोपोंडर कौन है, आर डंकन लुइस। आर डंकन लुइस जो है ये बोलते हैं जब दो प्लेयर हेड वार्ड म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, जब दोनों घुस जाएंगे ना हम लोग बर्बाद करेंगे। जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुआ था ना, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, यहाँ पे यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने जब भिड़ गए थे कि बस वार करना है तो वार करना है चाहे जो हो जाए, इसके बाद उनके माइंड में आया था कि नहीं, लेकिन यहाँ पे दोनों ने जब एक दूसरे को भिड़ गया था, वार थर्ड वर्ल्ड वार हो तो हो, ठीक है ना, सिचुएशन आ गया था थर्ड वर्ल्ड वार का, इसको ही हम लोग बोले गेम ऑफ चिकन। जब टू प्लेयर हेड टुवर्ड द म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, जब दोनों लीडर आपस में आ गए कि बस हो तो हो, डिस्ट्रक्शन हो तो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी खत्म, अब नहीं, सर्वाइवल मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे बोल रहा ना, यहाँ पे पता क्या बोल रहा तुम्हारा, ये देखो चिकन, गेम ऑफ चिकन में बोल रहा कि सर्वाइवल इज मोर इम्पोर्टेंट ना कि विक्ट्री। अब यहाँ पे जब दोनों यूएस और यूएसएस आए तो वापस चल गए, ये भी वापस चल गए, ये भी वापस चल गए, क्यों क्यों वापस गए, क्योंकि इनका कहना है ना कि अगर अभी हम लोग थर्ड वर्ल्ड वार करेंगे ना तो हम लोग कोई नहीं बचेंगे, ना ये बचेगा ना ये बचेगा, ठीक है, पहले हम लोगों को सर्वाइवल करना है ना कि जीतना है। यहाँ पे ये बोला कि जब दो कंट्री ए और बी के बीच में लड़ाई हो रहा, ए को पता है कि अगर हम बी से लड़ाई करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, तो चुपचाप से ए को वापस चल जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्ट्री से। उसी तरह क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के वक्त में यूएस और यूएसएसआर का सिचुएशन बिल्कुल ऐसा हुआ था, दोनों कंट्री बर्बाद हो जाती, कोई नहीं बचती, लेकिन इनको पता था कि दोनों वापस हो गए, दोनों ने क्या किया, गेम ऑफ चिकन को यूज किया कि नहीं, सर्वाइवल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो गेम ऑफ चिकन है ना, ये किस चीज के बारे में बात करती है, लिमिटेड वार के बारे में बात करती है, डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन के बारे में बात करती है। देखो बोल रहा ना, जब ए और बी के बीच में लड़ाई हो और ए को लगे कि मैं कमजोर हूँ तो ए को चुपचाप से वापस चल जाना चाहिए, डिसआर्मा करके नेगोशिएशन करके वार में लिमिटेशन लगा के चुपचाप से वापस चल जाना चाहिए। तुम्हारे लिए विक्ट्री जीत जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए सर्वाइवल जरूरी है, ठीक है, आ जाओ।